नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सीटेट सोशल साइंस का जो मॉक टेस्ट है। अर्थात दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, यह जो मॉक टेस्ट है, यह आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है। किन के लिए है? प्राइमरी के लिए भी है और जूनियर के लिए भी है। इन दोनों के लिए जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, आपके ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी परीक्षा में, मतलब एक तरह से कहा जाए सीटेट में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ऐसे हम सभी 100 क्वेश्चन लाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। नंबर 1 कथन की बात करते हैं। तो दोस्तों कथन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काला अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। इसके बाद कथन 2 की बात करते हैं। तो जो नंबर 2 का कथन है वह कह रहा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दोस्तों यह 2 कथन आपको दिए गए हैं। नंबर 1 कथन ए आप लोग देख सकते हैं और नंबर 2 है कथन बी। इसके नीचे आपके जो है ऑप्शन शो कर रहे हैं और आपके जो 4 ऑप्शन हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन की बात करते हैं तो दिया हुआ है, दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। नंबर बी की बात करते हैं तो ए सही है किंतु बी सही नहीं है। नंबर सी की बात करते हैं या नंबर 3 की बात करते हैं तो ए गलत है किंतु बी सही है। और नंबर 4 की बात करते हैं तो दोस्तों कह रहा है कि सभी सही हैं, ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो दोस्तों यह आपके 4 ऑप्शन हो गए। और इन ऑप्शन में जो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए गलत है किंतु बी सही है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इसमें सीधे सीधे जो हमारा कथन बी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना जो है, एक तरह से बात करें तो यह समस्यात्मक है। अब नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 हमारा प्रश्न जो है वह सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो नंबर 2 का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसके निर्माण में? तो जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में जो आपका कथन है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, यह पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नंबर ए ऑप्शन है, इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। किसने? इतिहासकार और मुसाफिरों ने। नंबर 2 की बात करते हैं तो दिया जा रहा है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। नंबर 3, किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। और नंबर 4 बात करते हैं तो इसका जो नंबर 4 है वह कह रहा है, जनजातीय लोगों के समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो दोस्तों आप लोग अपने मन में इसका आंसर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका आंसर आप लोगों का राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। कौन से समूहों ने? तो जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। यह जो है गलत है। क्या है? यह कथन गलत है। अब नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है वह है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या स्वीकारा गया
क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। नंबर 2, मूर्तिकार के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। नंबर 3 बात करते हैं तो दोस्तों सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और नंबर 4, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महायान जो दोस्तों बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 जो था वह था आपका लोगों महायान, और नंबर 2 की बात करते हैं तो वह नंबर 2 था हीनयान। क्या था? हीनयान। तो इसमें से जो महायान है उसमें क्या होता था दोस्तों, उसी को इसमें पूछा गया है। तो जो महायान के अंतर्गत होता था उसमें जो है बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बनाई जाने लगी थी। क्या हुआ था कि उस समय जो है बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। किसके अंतर्गत? तो महायान के अंतर्गत। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है नंबर 4। प्रश्न कहता है कि हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग जानते थे, यानी शुतुरमुर्ग रहते थे। यह हम इस प्रश्न का जो आशय है दोस्तों कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग जानते थे। तो दोस्तों यार रहते थे, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों इन पक्षियों का विवरण जो है विविध लेख में मिलता है। स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। नंबर सी, पूरा स्थल शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे। और नंबर 4 है दोस्तों विदेशी यात्रियों के प्रांतों में इसका वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसे पूछा जा रहा है कि शुतुरमुर्ग जो है हम किस प्रकार से जानते हैं कि शुतुरमुर्ग जो पूरा पाषाण काल में भारत में रहते थे। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूरा स्थल शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। जो पूरा स्थल था दोस्तों वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे, इसलिए हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल भारत में जो है शुतुरमुर्ग रहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। नंबर 1 है दोस्तों गिरनार का शैल अभिलेख। नंबर 2 है मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला। नंबर 3 है दोस्तों कांगड़ा शैली की चित्रकला। और नंबर 4 है दोस्तों पाद शाहनामा। क्या दिया गया है दोस्तों? पाद शाहनामा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों BCE का तात्पर्य क्या है? किस चीज़ का? BCE, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यह प्रश्न जो है 2 से 3 बार जो है सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर सीजर एरा, और नंबर 4 है दोस्तों बिफोर कंटेम्परेरी एरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। यह जो है आपका BCE का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। ऑप्शन ए है दोस्तों सरकारी संस्थाओं में। नंबर 2 है दोस्तों वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। नंबर 3 है दोस्तों साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। और नंबर 4 है दोस्तों एक निश्चित फीस लेकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चे ब्रिटिश काल के समय थे तो उस समय साल भर में जब फसल की कटाई के समय को छोड़कर वे जो है खेतों में काम करते थे तब पढ़ते थे।
अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है दोस्तों, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन ए है दोस्तों, तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। नंबर सी है दोस्तों, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार पैठा हो गया। नंबर 4 बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन हो गया था। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का जो है नियंत्रण कठिन हो गया था, इसलिए खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं वह वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मध्यमंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी बाह्य वायुमंडल और ऑप्शन डी है दोस्तों समताप मंडल। तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोगों का राइट हो जाएगा वह हो जाएगा मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। जो उल्कापिंड होते हैं जब मध्यमंडल में आते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोष पर्वत है? यूराल पर्वत, अपलेशियन पर्वत, वाजसेज पर्वत या हिमालय पर्वत। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो वासजेस पर्वत होते हैं वह भ्रंतोष पर्वत के जो है उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। क्या दिया है दोस्तों? ऋतु प्रवास जो है जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों लोगों के आवागमन से, ऑप्शन सी है घरों की पास बनावट से और ऑप्शन डी है छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। तो दोस्तों ऋतु प्रवास की बात करते हैं। तो जो हमारा ऋतु प्रवास है वह आप लोगों को बता दें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋतु प्रवास की बात करते हैं तो लोगों के आवागमन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोगों के आवागमन से संबंधित है ऋतु प्रवास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? किसके बारे में? तो अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ऑप्शन बी है दोस्तों, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। किससे अलग करता है? तो एशिया से अलग करता है। नंबर 3 की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल किस जो है इसी महाद्वीप में स्थित है। गोबी जो मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑप्शन यह हो सकता है, या ऑप्शन डी दिया है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा व मकर रेखाएं जो है गुजरती हैं। तो किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, क्या प्रतिबंध लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, ऑप्शन बी है जनता को मतदान का अधिकार और ऑप्शन सी है दोस्तों प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है जनता का निर्णय
निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होती नहीं है। चलिए ऑप्शन अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ऑप्शन ए है दोस्तों अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। ऑप्शन बी है दोस्तों भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेज हैं वह जो अपना अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को जो है ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो दोस्तों लद्दाख को है छोटा तिब्बत कहा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह अगला प्रश्न है भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। ऑप्शन बी है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। और ऑप्शन डी है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो अपील प्रणाली का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यही जो है अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली जो है कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं और हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है कि यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों के प्रचुरता है। ऑप्शन बी है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। और ऑप्शन डी है इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या लक्षण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यह इसका जो है लक्षण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। और ऑप्शन डी बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी भारतीयों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो सामाजिक विज्ञान में जो आकलन का मुख्य उद्देश्य है उसका बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना और जिनको पाने के लिए वे
रथ हैं, यह सामाजिक विज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, यह ऊर्जा स्रोत तक निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मोम, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो भूतापीय गैस। तो दोस्तों यह ऊर्जा स्रोत तक निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल पर या धरातल पर लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक गैस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला को लाओस उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति के। ऑप्शन बी है दोस्तों टुंड्रा प्रदेश प्रकार की वनस्पति के। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के और ऑप्शन डी है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो जो ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लाओस उदाहरण हैं वह किस चीज़ के हैं? तो दोस्तों आपको बता दें यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल के जो है उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 20 प्रश्नों को देखा और जो आपकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें भी हम 20 क्वेश्चन ही लाएंगे। और दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट कर जरूर बताएं और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने सही मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।